This is an audio for various acts from 1773 और the Regulating Act of 1773 से लेके Indian Council Act of 1891. I will be covering these two. ठीक है. तब 1773 की बैकग्राउंड क्या था कि बैटल ऑफ बक्सर हुई थी और गवर्नमेंट के पास निज़ामत और दीवानी दोनों ही आ गए थे. करप्शन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. ठीक है. प्राइवेट ट्रेडर्स अमीर हो रहे थे, कंपनी जो है वो गरीब हो रही थी, बैंकरप्सी पे आ गई थी. ठीक है. और ब्रिटिश एमपीज़ जो बैठे थे पार्लियामेंट में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, जबकि वो देख रहे थे कि जो सर्वेंट्स हैं सो टू से कंपनी के वो अमीर होते जा रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं. बाद में जब कंपनी से कंट्रोल जो है क्राउन के हाथ में जाने लगा तब उन्हें चार्टर एक्ट कहने लगे. और फिर फाइनली जब रिवोल्ट हो गया उसके बाद क्राउन ने ही टेक ओवर कर लिया, फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहलाने लगे, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश ने गवर्नमेंट बना ली थी और इंडिया एक कॉलोनी बन गया था. खैर, बैक टू दिस एक्ट. क्या हुआ, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि हम इसमें इंटरवीन करेंगे. ओके. अब इन्होंने एक तो सबसे पहली बात जो याद रखने की है कि बारी 1767 में भी पार्लियामेंट ने इसको रेगुलेट करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा था कि जो बंगाल से तुम लूट के पैसा ला रहे हो उसमें पार्लियामेंट को भी हिस्सा दो. Anyways, this act it was brought based on the recommendation of committee under Lord North. या सिर्फ नॉर्थ बोल ले. ठीक है. अच्छा, कंपनी को लोन भी दिया गया था क्योंकि बैंकरप्ट हो रही थी, लेकिन वो एक सेपरेट एक्ट के अंडर था. ठीक है. नाउ दिस एक्ट पहली बार उसने रिकॉग्नाइज़ किया कि कंपनी के कुछ पॉलिटिकल और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं, वो सिर्फ कमर्शियल बॉडी नहीं रही है. ठीक है. और इस एक्ट से इन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखना शुरू किया, जो कि पूरी हो जाएगी 1833 में ही. ठीक है. कम्प्लीटली सेंट्रलाइज हो जाएगा लॉ मेकिंग पावर. लेकिन जब रिवोल्ट होगा 1857 का, उसके बाद से वो डिसेंट्रलाइजेशन पे आने लगेंगे. कमिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सबसे पहला है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्शन के थ्रू लाया जाएगा. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में ही रहेंगे. 4 साल के लिए वो इलेक्ट होके आएंगे और वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे इंडिया से पार्लियामेंट में. ठीक है. फिर गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को उसके सबॉर्डिनेट रखा गया. गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो 4 मेंबर्स की थी, तो वो 1+4 हो गई है काउंसिल. तो क्या था, डिसीजन मेजॉरिटी से लिए जाने थे और जो डिसीजन थे वो बाइंडिंग थे ऑन द गवर्नर जनरल. उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे. पहला चीफ जस्टिस था एलिजा एम्पे. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो मैं नहीं भूलना है, इज़ दैट द कंपनीज सर्वेंट्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग प्राइवेट ट्रेड. तो प्राइवेट ट्रेड कंपनी सर्वेंट्स का बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया गया था. तो कोई भी अपील्स होने थे सुप्रीम कोर्ट से, वो किंग इन काउंसिल के पास जाने थे इंग्लैंड में, बट वो कभी जा नहीं सकते क्योंकि इतने ऊपर कोई पहुंच नहीं सकता इंडिया से. उसके बाद आ गया अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में. इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं. इसमें कुछ चेंजेस आएगा कि गवर्नर जनरल, काउंसिल और जो कंपनी सर्वेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएंगे फॉर एनी ऑफिशियल एक्ट्स डन. और दूसरा है कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स है वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, बिकॉज ऑब्वियसली रेवेन्यूज़ तो वो खुद ही संभालेंगे और दे डिडंट इवन ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट इन दैट. एंड फाइनली तीसरा है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है दे कैन मेक रूल्स फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स, और प्रोविंशियल कोर्ट से जो अपील आएंगी दे विल ऑल्सो लाई नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट बट इन द गवर्नर जनरल काउंसिल. अब आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स थी इसमें कि काफ़ी सारे प्रोविजन वेग थे, बस उन्हें बॉम्बे और मद्रास वाले गवर्नर्स को सबॉर्डिनेट कर दिया गया था, लेकिन किस मैटर्स में होगा वो नहीं बताया गया था. ठीक है. और डिसीजन जो है मेजॉरिटी से लिया जा रहा था गवर्नर जनरल इन काउंसिल में. अब उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी. गवर्नर जनरल का से काफ़ी कम हो गया था, बट हम चाहते थे कि उसे ज़्यादा पावर्स मिले. तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया. ठीक है. और ये पिट्स कमेटी या जो व्यक्ति लाने वाला था उसके अंडर था. ठीक है. एंड इसमें डबल गवर्नमेंट लाई गई थी, एक तो ये याद रखना है. और जो कमेटी या मेंबर इसका बिल लाया था, वो बिल जो है डिफीट हो गया था पार्लियामेंट में, तो मिनिस्ट्री को रिज़ाइन देनी पड़ा था. बट दिस वाज द ओनली टाइम कि इंडिया के मैटर पे किसी मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन दिया है.
प्रोविज़न क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले थे ही जो कमर्शियल फंक्शन देखने वाले थे। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कैबिनेट और प्रिवी काउंसिल से मेंबर्स होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कम कर दी गई थी, अब 3 मेंबर्स थे, ठीक है, और गवर्नर जनरल को भी वीटो दे दिया गया था ताकि वो जो ओवर रूलिंग वाला प्रॉब्लम हो गया था वो सॉल्व किया जाए। सबऑर्डिनेट थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू द गवर्नर जनरल इन द मैटर्स ऑफ वॉर, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी। और गवर्नर जनरल जो है वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था, बाइंडिंग नहीं था, लेकिन ओवरराइड कर सकता है सिर्फ इन द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। अब जो है एक और चीज़ कि गवर्नर जनरल किसी पे भी वॉर नहीं डिक्लेयर कर सकता विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं 1793 के एक्ट पे, बहुत ही छोटा सा एक्ट है। कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाना था, लेकिन उसने कहा था कि उसे पावर्स चाहिए ऑफ कमांडर इन चीफ एंड द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन ऑल द मैटर्स, नॉट जस्ट वॉर एंड पीस। तो अब क्या किया गया, प्रोविजंस इस एक्ट के, तो ये 2 पावर्स जो हैं वो दे दी गई गवर्नर जनरल को, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के ऊपर और भी ज़्यादा पावर्स दे दी गई। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। दिस इज़ ऑल्सो द लास्ट एक्ट ऑफ द 18th century, रिमेंबर। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नर ऑफ नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो सैलरी मिलेगी वो इंडियन रेवेन्यूज़ में से मिलेगी। ये सेंचुरी के आखिर में उन्होंने डिसीजन अपना सुनाया। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कुड गिव लाइसेंसेस टू अदर्स इन ट्रेड, ठीक है, क्योंकि उनकी मोनोपोली भी इसके अंडर एक्सटेंड कर दी गई थी, और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया गया, इसलिए अब माल अदालत नहीं होने लगी, रेवेन्यू अब जुडिशरी के अंडर आता ही नहीं था। ओके, अब आ जाते हैं अगले एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अभी 19th century का पहला एक्ट है। अब नई सेंचुरी शुरू हो गई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारा अर्न कर लिया था, लेकिन अब और भी कैपिटलिस्ट्स ग्रो हो गए हैं इंग्लैंड में, वो भी चाहते हैं इंडिया में ट्रेड करना। तो इससे पहले तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंपोर्ट्स मंगाती थी, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में। लेकिन अब क्या होगा कि इंग्लैंड के काफ़ी सारे सस्ते प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचे जाएंगे। पहले इंडिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल होता था और फिनिश प्रोडक्ट्स होता था, अब इंडिया मार्केट फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स बनने लगेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। तो अब क्या हुआ, मोनोपोली एंड कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी, ये और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और कंपनी से कहा कि भाई अब तुम वाइंड अप के लिए चलो। ओके, तो इसीलिए अब मोनोपोली जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे कि कंपनी से कहा जाएगा कि वही वाइंड अप करना शुरू कर दो 1833 में, बट अभी इन्हें इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था। एनीवेज, अगला है, अब हमें कॉलोनी बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो पहला स्टेप है कॉलोनाइज करने के लिए रिलीजन के साथ खेलना। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजा गया टू प्रीच इन इंडिया। दूसरा था उन्हें एजुकेट करना, तो वेस्टर्न एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ये कहा। और बस क्राउन ने कहा कि जो कंपनी के टेरिटरीज हैं दे विल बी हेल्ड अंडर द सॉवरेंटी ऑफ द क्राउन, तो ये लिखा गया। और फिर बस क्योंकि क्राउन भी आ गए, उन्होंने कहा हम लोकल गवर्नमेंट्स को पैसा वैसा नहीं देंगे, तो लोकल गवर्नमेंट्स अपना टैक्स वैक्स लगाना शुरू कर दें। ओके, सो दिस वाज द थिंग। अब 1833 का चार्टर एक्ट आता है, ये थोड़ा डिटेल्ड एक्ट है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है और पार्टी भी चेंज हो गई है इंग्लैंड में, तो नया एक्ट लाया गया, काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस भी किए गए, ठीक है। जैसे स्लेवरी को एबॉलिश किया जाएगा 1843 में, इसलिए इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि स्लेव्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करो। अच्छा, इसको सेंट हेलिनाज एक्ट भी कहा जाता है, रिमेंबर दिस। रिवोल्ट से पहले वाले एक्ट को इनफैक्ट काफ़ी पहले वाले एक्ट को सेंट हेलिनाज एक्ट कहा गया है, क्योंकि जो कंपनी का सेंट हेलिना आइलैंड है वो क्राउन के पास भेज दिया गया था, ठीक है। अब कंपनी की मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली टोटली ख़त्म कर दी गई है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला था बेंटिक। अब एडमिनिस्ट्रेशन टोटली सेंट्रलाइज कर दिया गया है, इसलिए गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की लॉ मेकिंग पावर्स को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। हालांकि वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सजेशंस दे सकते थे, लेकिन सजेशंस थे, बाइंडिंग नहीं थे। एक एडिशनल मेंबर लाया गया था गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, जो कि लॉ मेकिंग मेंबर होगा, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है, एडिशनल मेंबर है। तो पहला वो मकौले बना,
फिर एक कमेटी बनाई गई, लॉ कमेटी टू कोडिफाई द इंडियन लॉज। उसका भी हेड मकौले ही था। अब क्योंकि हमें कॉलोनी बनानी है तो लॉज चाहिए, उसके लिए इन्होंने थोड़ा काम करना शुरू किया। ठीक है, फिर ये दिखाने के लिए कि क्राउन अच्छा है, उन्होंने सर्विसेज और जॉब्स जो हैं वो कंपनी के अंडर जो भी सर्विस जॉब थे वो सभी इंडियंस के लिए ओपन कर दिए। ठीक है, क्योंकि लिबरल पार्टी आई है तो थोड़ा सा अच्छा काम करवा रही है कंपनी से। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि 1843 में स्लेवरी एंड करने का सोचा, तो स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्लेव्स। ओके, अब क्या है कि फाइनली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल फंक्शंस थे, एज कमर्शियल बॉडी उसके पावर ख़त्म हो गए थे। अब एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, विच वुड बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी अगेन। ओके, अब जो है आगे वाइंडिंग अप पे ही है। बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, these presidencies or these provinces had more powers than the other presidencies। तो इन तीन में तो गवर्नर जनरल होता था, बाकी सब में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, जो कि गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा। बाय द वे गवर्नर जनरल को क्राउन अपॉइंट करता था। ओके, तो ये 1933 के एक्ट्स हैं। ओके, तो इससे पहले के जो एक्ट्स बनाए गए उन्हें रेगुलेशंस कहा गया था, लेकिन अब ये प्रॉपर एक्ट हो गए हैं क्योंकि अब क्राउन इज स्टार्टिंग टू टेक ओवर। लेकिन पूरा टेक ओवर तभी होगा जब रिवोल्ट हो लेगा, बट इस टाइम पे इन्हें पता चल गया था कि थोड़ा बहुत डिसकंटेंट है इंडिया में। अब आ जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये भूलने काफ़ी ज़्यादा भूल रहे हो, इसको ध्यान से करना। तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कम कर दिया गया, उनकी पावर सब कम कर रहे हैं, लेकिन खाली लोग थे इसलिए उनको बस ये कह दिया कि प्रेसिडेंसी की बाउंड्री बदलते रहो भाई तुम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1853 के एक्ट का है ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज। ओके, तो वो शुरू हो गया था 1853 में, इंडियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार इंडिया में एग्ज़ाम, अच्छा फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था मतलब इस एक्ट के पास होने के बाद, वो लंदन में हुआ था 1855 में, और पहला इंडियन टू क्वालिफाई था सत्येंद्र नाथ टैगोर। रिमेंबर अभी इंडिया में होने नहीं लगा है, ठीक है, भिड़ते इंडिया में होने नहीं लगा था ये एग्ज़ाम। फिर आएगा लॉ मेंबर जो है उसको फुल टाइम मेंबर बना दिया बिकॉज दे वर इम्प्रेस्ड विथ मकौले। ओके, एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल को 6 एडिशनल मेंबर्स से कंसल्ट करना है, उनमें से 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। अब ये जो है टुगेदर इन्होंने इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, जिससे भी कंसल्ट करना था उससे, क्योंकि वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करने लगा। अभी क्योंकि लेजिस्लेचर बन गए हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है लेकिन उसके पास एक वीटो होता था, तो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल पास कर रही है, ज़रूरी नहीं है उन पे अप्लाई हो, वो वीटो यूज़ करके उसे ओवरराइड कर सकते थे। फिर सेपरेट पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल वाज क्रिएटेड, क्योंकि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है, उसके पास इतना टाइम नहीं है। जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके अंडर बनी थी, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर अभी तक नहीं था, और जो ओपन सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन कर दिया गया था, उस कमेटी को भी हेड किसने किया था, मकौले ने ही किया था। ओके, अब आ जाते हैं हम, रिवोल्ट हो गया, अब 1858 का एक्ट आया। ठीक है, इसको क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं, जो कि इलाहाबाद दरबार 1858 में पढ़ा गया था। उसके अलावा इसको एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, नाउ रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसको अभी फुल्ली सप्रेस नहीं किया गया है और अभी चल ही रहा है, लेकिन उन्होंने जो भी इमरजेंसी पावर जो चेंजेस करने थे वो कर दिए। और दिस एक्ट केम अंडर दी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पैल्मरस्टन इन द पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था। दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ एक्ट्स। कंपनी से क्राउन के पास चले गए, BOC और COD को ख़त्म करके SOS बनाया गया। SOS को असिस्ट करेगा काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक 15 मेंबर बॉडी होगा, और पहला SOS होगा एडवर्ड हेनरी स्टैनले। एंड काउंसिल टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो मैं बता चुकी हूँ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड स्यू और बी स्यूड, तो सेपरेट लीगल एंटिटी था वो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया, एंड ही वॉज टू रिप्रेजेंट द क्राउन। पहला जो है वो कैनिंग बना। ओके, बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन बन गई थी। और एनेक्सेशन हम नहीं करेंगे, दिस सो कॉल्ड इन्होंने बोला,
ऑल्दो दिस वाज वेग, क्योंकि सारी ही टेरिटरीज इन्होंने अनेक्स कर ही ली थी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो ट्रीटी साइन की है कंपनी ने वो वैसे ही चलती रहेंगे। हाउ स्मार्ट, ठीक है। और BOC और COD में याद रखना वो सब इंग्लैंड में ही है, इंडिया में इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर है काउंसिल असिस्टिंग गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कॉल्ड गवर्नर जनरल काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हम पहले भी पढ़ के आए, राइट, रिमेंबर। नाउ दिस एक्ट वाज आल्सो कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब आएगा 1861 का एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, और दूसरा आएगा 1892 का एक्ट। ओके, दीज टू आर लिटिल कंफ्यूजिंग, ठीक है। 1861 में क्या हुआ था कि ये अब चाहते थे कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, ठीक है, रिवोल्ट के बाद, और डिसेंट्रलाइजेशन भी शुरू करें। इसके लिए ये काउंसिल्स एक्ट बनाएगा, मतलब अब हम काउंसिल्स में इंडियंस की पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। तो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी इनलार्ज कर दिया गया, क्योंकि हमें लोगों को अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो एक 5th मेंबर डाला गया, जो एक ज्यूरिस्ट होगा, जुडिशरी का मेंबर होगा, ठीक है, फॉर सेफ्टी, क्योंकि अब और लोग आने वाले हैं। अब एडिशनल मेंबर्स जो हैं उनको कंसल्ट करना था गवर्नर जनरल को, ठीक है। तो 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स डाले गए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में थ्रू नॉमिनेशन। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में, याद रखना। और नॉमिनेशन जो है 2 साल के पीरियड के लिए हुआ करेगा, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहा जाएगा इन्हें, ठीक है। और इनमें या तो इंडियंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हालांकि 3 इंडियंस डाले गए थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और दिनकर राव। फिर क्या हुआ, लॉ मेकिंग पावर ऑफ बॉम्बे और मद्रास रिस्टोर कर दिया गया, और वो लॉ मेक कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल का असेंट लेना ज़रूरी हो गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं प्रोविंसेस में भी इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन कुछ ही प्रोविंसेस में की गई थी, सब में नहीं। टू बी पर्टिकुलर NWFA, बर्मा और पंजाब में। गवर्नर जनरल कुड इशू ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी इवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्योंकि अभी अभी रिवोल्ट हुआ है तो गवर्नर जनरल को कुछ पावर तो देनी ही पड़ेगी, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई। और भी नए प्रोविंसेस बनाए गए और उनके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया गया। अब डिसेंट्रलाइजिंग पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इन्होंने और क्या किया कि जो नॉमिनेशन करने थे 6 से 12 मेंबर्स के, वो यूं ही नहीं करेंगे। गवर्नर जनरल जो है कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ, नहीं सॉरी, ये नॉमिनेशन वाला पॉइंट भूल जाओ। गवर्नर जनरल जो है कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए रूल्स बनाएगा। तो कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की नींव रखी थी इसमें, और गवर्नर जनरल जो है वो चाहे तो पूरे इंडिया के लिए लेजिस्लेशन पास कर सकता है। ओके, सो दिस वाज द थिंग, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब आ जाएंगे हम अगले एक्ट पे। अच्छा, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थे वो ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए ही वैलिड रह सकते हैं। ओके, अब आ जाएंगे हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पे। दिस वाज द लास्ट एक्ट ऑफ दिस सेंचुरी एंड इलेक्शन एज अ प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड, दो द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट मेंशन्ड। तो जो नॉमिनेशन करना था वो काफ़ी वेग हो रहा था, तो उन्होंने कहा चलो कुछ रूल्स बनाते हैं नामचारे के लिए इसे। तो इलेक्शंस के जैसे रूल्स बनाए गए, लेकिन बहुत ही लिमिटेड इलेक्शन था, हाफ हार्टेड इलेक्शन था, और वर्ड इलेक्शन कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। ओके, अब क्या किया गया, एक तो एडिशनल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को और बढ़ा दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ऐड किए गए, ठीक है। अब हालांकि दोनों में ही सेंट्रल और प्रोविंशियल मेजॉरिटी है, ऑफिशियल मेंबर्स की ही रहेगी। गवर्नर जनरल टू स्टार्ट लिमिटेड इलेक्शन, ये मैं बता चुकी हूँ। फिर है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड होल्ड द डिस्कशन ऑन बजट, मतलब और पावर्स दिए गए, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है क्वेश्चंस पूछ सकते थे 6 दिन के नोटिस के साथ, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सो दिस वाज अबाउट इट। सो दीज वर दी 1892 तक के एक्ट्स। हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे थे।